गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का लेवल ना ज्यादा टफ होगा, ना ज्यादा इजी होगा, ना मॉडरेट होगा। मतलब मॉडरेट टू टफ और मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस कह सकते हो। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर हम आपको टफ क्वेश्चंस कराएंगे तो आप हो सकता है कि उससे डीमोटिवेट हो जाएं। तो आपको मोटिवेट करने के लिए और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिससे आपके पैटर्न रिवाइज हो सके, आपका सिलेबस रिवाइज हो सके, तो हर टॉपिक से कुछ उठाने की कोशिश करी गई है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, आपको पहले ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा अपनी तरफ से, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। उससे पहले ऐसा नहीं है कि आप सीधे मेरे सोल्यूशन देखने लग जाओ। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपको खुद से भी ट्राई करना है। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहा हूं और क्वेश्चंस लिख रहा हूं। उसका जो मेन इक्वेशन होगी वही लिखूंगा, आप उसको देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस, सॉरी माइनस दे रखा है, -5x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको एक कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन कह रहा है इसके रूट्स आपके इक्वल है। तो आपके दिमाग में सीधे आनी चाहिए कि इसके तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक रूट इक्वल हो, एक ग्रेटर हो और नेगेटिव हो। उसके लिए मैंने सब कुछ बता रखा है, फिर भी आप देखिएगा। जब भी रूट्स आपसे इक्वल कह देता है मतलब इसके दो रूट निकल के आएंगे। लेट अस अज्यूम अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल कह रहा है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। तो इसकी एक ही कंडीशन होती है, वो होती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसी से बनी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या है, अब देखिए आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो आप क्या करिएगा, जब भी इक्वल रूट दे रखे हैं तो आप यहां से निकालेंगे b² इज इक्वल टू 4ac। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इक्वल रूट दे देता है तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को सेव करना है। तो आप क्या लिखोगे, b² इज इक्वल टू 4ac। अब जिस बच्चे को नहीं पता हो b क्या है a क्या है, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट हमारा c है। तो b², तो -5 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए b² इज इक्वल टू 25, 4 इंटू a कितना दे रखा है भाई, a होता है इसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3। और सर c सर कांस्टेंट टर्म दे रखा है q। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 25/12। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ ये क्वेश्चन मैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो आपके लिए बता रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है तो आपको बहुत चीजें आनी चाहिए कि सर डी ग्रेटर के लिए क्या होता है, डी लेस देन के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू के लिए क्या होता है। सर एक कंडीशन होती है नॉन रियल और रियल, तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है। तो सर इन चीजों को रिकॉल करिएगा फिर से। सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सर अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो आप क्या डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना जानते हो? अगर नहीं जानते तो इस फॉर्म को रिकॉल करो। ये सर क्वाड्रेटिक के लिए हो सकता है, आपको क्यूबिक भी पूछ ले क्योंकि अलजेब्रा आ जाता है थोड़ा बहुत। तो क्यूबिक के लिए भी आपको सम और इसकी फॉर्म में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, जिसमें कह रहा है आपका cos थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, डायगोनल होगी, और आई थिंक ऑप्शंस, हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो बेटा अब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो आपको जितने ऑप्शंस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने ऑप्शन दे रखे हैं सबके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर हमारा a इज इक्वल टू, ए क्या है, कैपिटल लेटर यहाँ पे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, तो हमारा a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हम उसका ट्रांसपोज भी ले लें तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको कहते हैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं
तो सर वो इक्वल टू तो होगा पर माइनस ऑफ इसके बराबर होगा। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सर एक चीज का है, अगर कोई मैट्रिक्स आपको देखकर पहचाननी है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करते हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर की कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। क्या 0 होगा? डिटर्मिनेंट। ऑड ऑर्डर मतलब 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। आपके सिलेबस में ज्यादातर यही आएगी अगर आई तो। दूसरी बात मैं बात करता हूं, अगर इवन ऑर्डर हो सर, अगर सर ऑर्डर इवन हो जाए फिर क्या करेंगे? अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर आपका इवन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? तो भाई कंफ्यूजन नहीं होनी है। अगर इवन ऑर्डर भी दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना जहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा हो। क्या सेलेक्ट करना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा हो। तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एक ऑप्शन इकलौता ऐसा दे रखा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है। और सर इसमें एक कंडीशन हो सकती है, कोई वर्स्ट केस आ गया तो उसमें ये भी हो सकता है कि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 भी आ सकता है, इवन वाले का भी। तो सर इसके दो आंसर बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और 0। तो आपके साथ एक साथ दोनों नहीं देगा, अगर फिर भी दे दे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये, या फिर आप निकाल के देखेंगे। अगर जल्दी टिक करना है तो आप ये करेंगे, अदरवाइज आप निकाल के करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इरेज कर लेता हूं एक बार। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो सर सबसे पहले क्या करते हैं, सर आपने देखा डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और 3/3 का कैसे करते हैं आपको बखूबी पता है, फिर भी देखते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर पहला एरो का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है भाई। अब दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। इसके बाद cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होती है। तो सर एक ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। कौन सा ऑप्शन गलत हो चुका है? सर ये ऑप्शन गलत हो चुका है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्यों? सर डिटरमिनेंट ऑफ ए, सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे भाई, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है भाई। अब आपको क्या चेक करना है, तो आप मुझे अब हिंट में बताएंगे, मैंने थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल दे दी है, कुछ क्वेश्चंस में आपको बीच बीच में दूंगा जो आपको खुद से करने हैं। तो आप ऑप्शंस में बताइएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपके पास दो तरीके होंगे, एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से निकालिए और दूसरा आपको खुद अंदाजा लगा के बताना है कि ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप टाइम लगाइए और इसको ऑप्शंस को कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, क्या कंसेप्ट कैसे यूज होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई मैट्रिक्स से है। ये कह रहा है ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और सर बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स, वो दे रखी है आपकी 1 2 3 1 2 3 1 2 1 0 0 0। तो भाई यहां से क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन देखेंगे बाद में क्या पूछा है, पहले देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो भाई ये स्केलर मैट्रिक्स है। सर स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क होती है? सर सारे सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो सर वैसे भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑफ एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सर ये होते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सर ये 0 दे रखे हैं, तो सर डायगोनल मैट्रिक्स तो है, साथ के साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। सर अगर 2 कॉमन ले लूं तो अंदर जो मैट्रिक्स बचेगी वो आइडेंटिटी बचेगी। दूसरी बात, सर ये कौन सी मैट्रिक्स है, सॉल्व करेंगे बाद में, सबसे पहले देखना चाहिए नीचे ट्राइंगल बन रहा है। आपने दो मैट्रिक्स पढ़ी होंगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेना। इंफॉर्मेशन क्या लेना कि सर इनका डायगोनल, इनका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या निकल के आता है, सर इनका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। पहले मैं इसको बेसिक से करके दिखाऊंगा और फिर मैं इसको एक बार डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगी, डायरेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है एक्चुअली।
ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी। तो सबसे पहली बात आपको क्या पता चल रही है, डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको कराई गई हैं, जो जीसीसी के बच्चे हैं और जो जीसीसी के बच्चे नहीं भी हैं, तो डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको एक बार रिकॉल करनी है फिर से। तो भाई कोई भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सर कुछ नहीं होता है, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। तो क्या होता है सर, दोनों मैट्रिक्स को इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिए और इनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो भाई देखिए आप निकाल सकते हो, अदरवाइज कौन सी मैट्रिक्स है, सर एज अ डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे इसको, स्केलर भी कह सकते हो डायगोनल भी कह सकते हो। सर डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या होता है, सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो सर कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, सर 2 का पावर 3, तो कितना हो गया सर 8 हो गया आपका। सर इस वाली मैट्रिक्स की बात करते हैं, पहले इसका निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट निकालते हैं क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर ज्यादा है। तो हमने ये निकाला 1, तो ये क्रॉस तो कितना आ गया 1, तो ठीक है, तो भाई कितना आ गया 1। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सर ये अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर, ये तो आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 3 नीचे 0 बन रहे हैं, 3 ऊपर बनते हैं, तो दो टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, और दोनों का डिटरमिनेंट सर डायरेक्ट होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। तो सर प्रोडक्ट सॉरी, तो 1 1 1, तो प्रोडक्ट कितना हो गया सर, डायरेक्ट भी 1 आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया 8:1, दैट इज 1, सॉरी 8। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल मैट्रिक्स से दे रखा है, आपको सीखना क्या है क्वेश्चन से वो मैं बता दूंगा। a इज इक्वल टू 3 2 1 4, आपको ये दे रखा है, ठीक है भाई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, आपको ये चीज पूछ रहा है बेटे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से आपको क्या बता रहा है, यहां से ये नहीं बता रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहां से आपको बस इतनी सी चीज बता रहा है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इसको एडजॉइंट निकालोगे, ए निकालोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, भाई जमाने लग जाएंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है सर इसकी, डायरेक्ट क्या होता है सर I2, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सर ये बराबर होता है इसके। एक बार आईपी लीट में भी डायरेक्ट पूछ चुका है, एक बार स्लाइड में भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जितनी भी होती हैं सर, एक ये वाली होती है और सर एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने को कह देता है, तो सर ये भी आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट कैसे हो गया सर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2, तो सर डिटरमिनेंट कितना आ गया 10 आ गया। तो सर इसका जो आंसर आएगा I2 इंटू 10, सर ये I2 का मतलब क्या है, I2 हमारा ऐसे काम करता है जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं 1:2 होता है, तो 1 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। सर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बता रहा है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी 1 0 0 1 और सर 10 का मल्टीप्लाई है, तो सर 10 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है इन चीजों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन किससे दे रखा है मैं देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन दे रखा भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहां से क्या सीखना है आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ही पार्ट है। यहां से आपको सीखना है कि दो तरह की होती हैं, एक तो 2 वेरिएबल में और एक आपकी 3 वेरिएबल में। तो मेनली 3 वेरिएबल वाली होती है, अगर क्वेश्चन इजी बना तो क्वेश्चन 2 वेरिएबल पे बनेगा। इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या 3 कंडीशन होती हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या सर पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो सर ये 2 वेरिएबल की बनती हैं। और सर 3 वेरिएबल की बात कर लें तो हम, तो सर 3 वेरिएबल में 3 कंडीशन बनती है, वो किससे सॉल्व होता है सर, 2 रूल होते हैं, एक तो क्रैमर्स रूल, एक मैट्रिक्स रूल। तो सर उन चीजों को याद रखना है। सर 3 वाले में 2 चीज होती है, ऊपर वाले में भी 2 चीज होती है, पर हम 3 वाले की बात करेंगे, क्वेश्चन 3 वाले पर है। तो देख लेते हैं भाई क्या होगा, तो रफ कर लेते हैं इसको, पहले देखते हैं फिर क्या होता है। देखो भाई मैट्रिक्स का आपको दे रखा है, मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं आपकी। इक्वेशन दे रखी है आपकी 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको पहली इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है लैम्डा एक्स माइनस 14y प्लस 15z इज इक्वल टू 0। और सर अगली इक्वेशन दे रखी है
x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और सर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सुन लेते हैं। हैज अ सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, अदर देन, मतलब सॉल्यूशन तो होगा पर अदर देन किसके, सर वो कह रहा है ये सॉल्यूशन आपको नहीं लेना है, इस सॉल्यूशन को आपको अवॉइड करना है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है सर, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है कि मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो एक यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब जीरो सॉल्यूशन सर, तो ये सर होता है। तो सर ये होता है, तो आपको सर ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है कि सर ये कह रहा है अदर देन इसका होना चाहिए, तो सर अदर देन कौन सा होता है सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का होता है। मैंने क्लास में बहुत अच्छे समझा रखा है कि 0/0, del y 0, del y del 1। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि ये यहाँ पे 0 0 0 दे रखा है, तो मतलब क्या है सर इसका, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है भाई साहब। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ठीक है बेटे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक बार इनकी कंडीशन देखनी है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे तो पता है, मैं क्लास में बता चुका हूं बहुत बार। आपको इनकी कंडीशन देखनी है कि होमोजीनियस के लिए कौन से दो पॉइंट हैं कि डेल इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो इन पे क्या सॉल्यूशंस होते हैं। और सर नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो डेल इक्वल टू 0 के भी दो केस होते हैं और डेल नॉट इक्वल टू के भी दो केस होते हैं, डेल नॉट इक्वल टू 0 के भी। तो सर आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो सर इसमें ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन सर कब मिलता, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता वो आप पता करिएगा। तो सर इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन को ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। और सर डिटर्मिनेंट होता क्या है इसका, देख लेते हैं भाई। इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट को डेल कहते हैं। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब डेल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर यूनिक सॉल्यूशन तो हो गया सर, एक सॉल्यूशन बचा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो बात कर लेते हैं उसकी। तो सर 3 लैम्डा 1, सर इनके कोफिशिएंट लिख रहा हूं, x के कोफिशिएंट यहाँ, y के कोफिशिएंट यहाँ, -2 -14 +2। और सर ये दे रखा है 115 माइनस का 3 इज इक्वल टू, सर क्या होना चाहिए, डेल 0 होना चाहिए। सर इसको कैलकुलेट कर लोगे, एक ही अननोन है सिंगल, और 3/3 का डिटरमिनेंट आप पे कैलकुलेट करना आता है। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हमने कैसे करा है इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लेके, कि उसका इनफाइनाइट, क्योंकि इसने ये कह दिया था इसके अलावा कोई सॉल्यूशन तो है पर इसके अलावा है, तो इसकी दो कंडीशन होती है, वो आपको चेक करनी है, तो आपको पता चल जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मैंने क्यों लिया है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस किसके लिए, खासकर सीयूईटी के लिए जो इस बार सिलेबस बना है। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने यहां लिया है और एक सिंगल क्वेश्चन मैंने इससे पहले सीयूईटी की वीडियो डिस्कस करी है उसमें लिया है। वो मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और उसका सब टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट कराऊंगा, वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन लिया है, आप देखिएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th या 6th होगा, देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ये वाला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल, बाइनोमियल वेरिएट दे रखा है, ठीक है भाई साहब। तो और क्या कह रहा है, विद n इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 0.6 दे रखा है आई थिंक, सॉरी, अच्छा मैं देख लेता हूं क्या दे रखा है, 0.6 दे रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ देन, तो बेटा इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, क्या पूछा है, देन वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, तो ये टॉपिक इस बार ऐड करा गया था, इसको ढंग से कर लेना, ठीक से कर लेना। वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल भी सिंपल नहीं दिया, उसमें भी इसने प्रॉपर्टी लगवाई है। क्या प्रॉपर्टी लगवाई है, रैंडम वेरिएबल xy2 विल बी। तो भाई इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैं क्वेश्चन एक बार देख लो सभी, मैं फिर n की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, p की वैल्यू 0.6 दे रखी है, और किसका वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस ऑफ x/2, ठीक है भाई, ये पूछा है। तो देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो भाई आपको क्या याद रखना है, तो भाई इसमें रैंडम वेरिएबल में आपको क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू,
मीन और जितनी भी चीजें बताई हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सब आपको ध्यान रखना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर जैसे मॉक टेस्ट में थे। तो थोड़ा सा बस फॉर्मूला बेस्ड याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत तो अकल है ही आप लोगों में, लगा लोगे, हमसे ज्यादा ही है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो भाई क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सर एन पी क्यू। और सर एक और फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी होती है, चलो उस प्रॉपर्टी को भी बाद में कराऊंगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पर उस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। डबल चीज यूज हो रही है इसलिए मैंने ले लिया ये क्वेश्चन। तो बेटे देखिएगा, सबसे पहले सर एन गिवन है, अब ये आप देखिएगा एनपीक्यू क्या होता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे आप एक बार रिकॉल कर सको चीजों को कि आपको क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। तो देखो भाई, एन दे रखा है, पी दे रखा है, सर क्यू क्या होता है, सर क्यू कुछ नहीं होता, 1 माइनस पी होता है। तो सर पी कितना दे रखा है, 0.6, तो सर ये कितना हो गया 0.4, सर क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 0.4, रख देते हैं सर, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, पी की वैल्यू आपकी 0.6 दे रखी है, क्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी है, तो सर ये कितना हो गया 24 और ये हो गया 48.48। सर ये क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ, ये आ गया सर, इसकी क्या दे रखा है x/2, आपसे पूछा क्या है सर, x की वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब, ए स्क्वायर आता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर आता है, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर सर 1/4 और वेरियंस ऑफ एक्स, और वेरियंस ऑफ एक्स यहां से रखेंगे, ठीक है। ये सॉरी एक्स था, मैंने x/2 लिख दिया है, ये यहाँ पे एक्स था, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है एक्स के लिए होता है, x/2 के लिए नहीं होता, वो तो हम बाद में एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए है ये फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ये एक बार बुक्स में देखिएगा, मिल जाएगा इजीली, बस आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट याद रखना है यार। देखो कुछ गलती भी होती है तो उसको देखना नहीं है, आपको ये देखना है कि कंसेप्ट आपको रिकॉल आ रहा है कि नहीं, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, वो चीज आपको ज्यादा फोकस करना है। अब जो बच्चे कमेंट में लगे रहेंगे सर ये हो गया वो हो गया, भाई मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम पे उनका कुछ नहीं हो सकता, लास्ट टाइम पे इतनी मेहनत करो, अगर काम की वीडियो है तो देखो, नहीं तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है भाई साहब। देखते हैं सर, वेरिएंस क्या दे रखा है सर, 0.48 निकल के आया, डिवाइड बाई 4, तो सर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.12। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी और इसके ऊपर कर सकते हो। तो देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो देखो भाई, इसमें क्या आता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। अगर पढ़ के जाओगे तो ये फेस होगा, और पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या होगा भाई, फिर नीचे कमेंट आके कहोगे सर हमने मेहनत नहीं करी सर, फिर रोओगे सबके आगे। तो भाई रोना नहीं है, ठीक से यूज करना है इन चीजों का, ठीक है, इस चीज का यूज करना है आपको, ये चीज नहीं करनी, रोना नहीं है, ठीक है। पेपर जैसा भी हो, एक पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर देखो लास्ट टाइम मान लो किसी बच्चे ने पूरी मेहनत करी है, अब 3 घंटे उसका दिमाग इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो अच्छा किसी काबिल नहीं है, वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया पर आगे वो अच्छा करेगा, पर मेहनत बरकरार रखो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी सिलेबस में है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिया गया है, साइन इनवर्स कॉट, सॉरी साइन कॉट इनवर्स एक्स दे रखा है बेटे। तो ये मैंने क्लास में बता रखा अच्छे से सर, सबसे पहले क्या करो, करने के बहुत तरीके होते हैं पर इजी वे में देखना आपको, ठीक है। तो सर अगर ये होता साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सर एक्स के बराबर हो जाता है, इस वाले एक्स के बराबर, और उसकी सर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन देखनी है आपको, ठीक है। एक ये होता है और एक सर इसका उल्टा भी होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो सर इसकी कंडीशन भी देखनी है, ये भी एक्स के ही बराबर होता है पर अलग अलग कंडीशन पे, क्यों, क्योंकि एक बार इनवर्स अंदर आ गया और एक बार इनवर्स बाहर चला गया, तो दोनों का मतलब अलग है, एक का मतलब वैल्यू देता है, एक का मतलब एंगल देता है। तो बेटा क्या करना है, अंदर वाली चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। तो बेटा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल विलंगल कुछ मत बनाना, सिंपल देखो कॉट के अंदर क्या लिखा रहता है सर, एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब कि एक्स अपॉन 1 लिखा हुआ है, सर होता क्या है कॉट, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सर अगर हम बेस की वैल्यू एक्स मान लें
और p की वैल्यू 1 मान लें तो सर h की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये आपको कंसेप्ट लगाने हैं, तो आप सर कुछ भी लिख सकते हो, कॉट की जगह साइन इनवर्स p अपॉन h, तो p कितना दे रखा सर 1 अपॉन h, सर h कितना दे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ पे साइन दे रखा है तो साइन से साइन चला गया तो क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है, द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 3/4 सॉरी कॉट इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/3। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है भाई, इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिल रहा है कि आपको दो चीज तो एटलीस्ट आनी चाहिए, साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, और टेन इनवर्स के जो तीन फॉर्मूले होते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, इसकी तीन होते हैं अलग अलग कंडीशन पे, वो आपको याद करनी है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा पैटर्न याद रखना है, बाहर इनवर्स आता है, अंदर एक बार एक यहाँ पर बाहर होगा, एक 1 माइनस कुछ हो रहा होगा, तो एक्स यहाँ पर है तो वाई यहाँ पर होगा, वाई यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये प्लस का है, माइनस के लिए आप देख लेना। तो बेटा कॉट में हम काम नहीं कर सकते, तो कॉट को क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख रहा है बेटा v अपॉन p, तो बेटा ये ट्रिपलेट से बना हुआ है हमारा, तो ट्रिपलेट कौन सा होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, सबको पता है भाई क्या होता है, नहीं पता तो देखिएगा, अदरवाइज आप निकालिए हाइपोटेनस उस वाले फॉर्मूले से, मुझे तो पता है तो मैं डायरेक्ट ट्रिपलेट लगाऊंगा, ठीक है भाई साहब। तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स p आ गया हमारा 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो बेटा ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, बस x की वैल्यू यहां रख देना, y की वैल्यू यहां रख देना, y की वैल्यू यहां रख देना, x की वैल्यू यहां रख देना, फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। फिर से कह रहा हूं वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोचा करो, खुद नहीं होता है उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद उस चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लो, क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं भाई, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 1/3 माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1/4, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर टेन एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ये रखा है टेन इनवर्स एक्स के, तो बेटा ये कंपेयर हो जाएंगे तो अंदर वाली चीज बराबर इसके हो जाएगी, फॉर्मूला रखते हैं 1/3 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/12 हो जाएगा, आप देख लीजिएगा सोल्व करके, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स के बराबर आएगा, यही एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो बेटा एलसीएम लूंगा तो 12 से 12 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सर 4 माइनस 3 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा सर 13 बचेगा, आई थिंक 12 माइनस 1 13, और ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है, हाँ ठीक है 1/13 आ रहा होगा आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, वैसा होगी नहीं, फिर भी चेक कर लीजिएगा। मेरा बस मेन मोटिव यही है कि आपको लास्ट टाइम पे एक बार बता सकूं कि कुछ चीजों को आप भूल रहे हैं तो उनको रिकॉल कर लीजिएगा। देखो ये चीजें उनके लिए होती हैं जो अच्छी तरह पूरी साल पढ़े हैं, मेहनत करी है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है भाई डिफरेंशिएशन से, और इंपॉर्टेंट, मैंने सिंपल वाला डिफरेंशिएशन नहीं लिया क्योंकि पिछली वीडियो में ले लिया था सिंपल वाला डिफरेंशिएशन, इस बार पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लिया, तीन टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, ठीक है। तो पैरामेट्रिक वाला आपको देखना है, क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा, ठीक है बेटा, एक मिनट ये देख लेता हूं मैं,
वीडियो चल रही है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो बेटा क्या होगा, देख लेते हैं। तो बेटा ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या करना होता है सर, आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, पर आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो भी सर किस पे पूछा है, एट टी इज इक्वल टू 1। तो सर आप डबल डिफरेंशिएशन तो तब निकालोगे ना जब आपको सिंगल डिफरेंशिएशन का पता हो। तो सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो सर कैसे निकालना है, तो सर आपको क्या करना है, ये फंक्शन पैरामेट्रिक मतलब टी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई भी टी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो सर आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे को एक टी के रेस्पेक्ट में कर लेना है। तो डी एक्स बाई डी टी कितना होता है सर, 1/t। और सर डी वाई बाई डी टी, सर इसको करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, क्या होगा 2t। तो सर आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, ये चाहिए मुझे डी वाई डी एक्स चाहिए। अगर मैं इनको ऐसे रख देता हूं, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो क्या मुझे डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिल जाएगा डी टी से डी टी हटके? तो बस बेटा ये रखा 2t अपॉन डिवाइडेड बाई 1/t। तो बेटा कितना हो गया, 2t स्क्वायर हो गया। तो 2t स्क्वायर हमारा क्या निकल गया है, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये निकालो, पर ये टी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4t और dt बाई डी एक्स, क्योंकि t को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 4t और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, dx अपॉन dt की 1/t है, तो इसका रेसिप्रोकल t होगा। तो सर ये t, तो आंसर कितना आ गया सर 4t स्क्वायर। सर t इक्वल टू कहां पूछा है, 1 पर, सर t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आ गया 4। तो बेटा अच्छा टाइप का क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, वो भी इंडेफिनिट से है, तो आपको दोनों पढ़ने हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस dx x x की पावर 7 प्लस 1, ये आपको पूछा है, इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेटा करने के दो मेथड हैं, हम इजी वाला वे पकड़ेंगे। इजी वाला वे क्या है, तो बेटा अगर मैं x की पावर 7 कॉमन ले लूं तो ये x की पावर 8 हो जाएगा, ऊपर जाके x की पावर -8 हो जाएगा। एक स्टेप करके दिखा देता हूं, x की पावर 7 कॉमन लिया मैंने नीचे से, तो x की पावर 8 हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे बचा 1 प्लस, सॉरी x की पावर 8, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, ठीक है बेटा। अब आपसे इसको फायदा क्या हुआ, क्योंकि सर 1 अपॉन x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो सर क्या अज्यूम करेंगे, इस पूरे को t मान लेंगे। तो सर ये क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर -7 इज इक्वल टू टी। तो सर इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो 0 होगा, x की पावर -7 का -7 x की पावर -8 dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, क्योंकि हमें यही तो रिप्लेस करना है ऊपर से, इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ गई, -1/7 dt। रिप्लेस कर देते हैं भाई, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये रखना है -1/7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt, ठीक है। और ये बेटा हमने t माना है, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, ठीक है। और माइनस का 1/7 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है भाई साहब। तो अब आपको क्या रखना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, क्योंकि हमने टी ये माना, तो टी रख दी -1/7। अब देखो हो सकता है क्वेश्चन का आंसर यही छोड़ रखा हो, अदरवाइज एक स्टेप और कर सकता है। क्या कर सकता है सर, माइनस है तो लॉग में माइनस कहां चला जाता है, पावर में चला जाता है आर्ग्यूमेंट की, तो इसको माइनस को हटा देते हैं, आर्ग्यूमेंट की पावर में चढ़ा देते हैं इनवर्स, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 1/7, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 7, जब इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ln एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस c, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन से इंडेफिनिट से ही है। पेन ले लेते हैं, और ये पेन सेलेक्ट कर लिया हमने। देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन 2x dx। देखो भाई
इस क्वेश्चन को सोचने के लिए 1 मिनट लो फटाफट से, ठीक है, खाली सोचना है। देखो भाई मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि 1 प्लस साइन 2x को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करना है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, पूरा नहीं लिख रहा, बस साइन प्लस कॉस समझ लो। क्यों सर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसको सर ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन थीटा में कॉस थीटा में, और सर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा क्या हो गया, होल स्क्वायर ही तो हो गया इसका, तो रिप्लेस करेंगे, तो होल स्क्वायर इसकी जगह होल स्क्वायर रखूंगा तो रूट से पावर हट जाएगी, और क्या बचेगा, ऊपर बचा साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा सर 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, बेसिक क्वेश्चन था, बस सोचने की जरूरत थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन से है, पर वो इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है 0 π/2 cos x 1 प्लस साइन x dx, ठीक है भाई साहब। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चे इसको भी नहीं कर पाते। देखो भाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला dt हो जाएगा 1/t log t हो जाएगा, log t में ये रख देना वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार, आप ही रख लीजिएगा, ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा जो भी आएगा। इसको मैं बता देता हूँ, 1 प्लस साइन x को आपको t पुट करना है, तो इस साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, 1 का 0 होगा, dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला dt मिल गया आपको 0 से π/2, लिमिट रखना आप पे आना चाहिए, ऊपर वाला dt मिल गया, नीचे t मिल गया, तो इसका होता है ln t, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, लिमिट चेंज करिए आपने, अब यहाँ पे जो लिमिट रखो ना वो π/2 नहीं रखनी, 0 नहीं रखनी, लिमिट चेंज कर लेना, क्योंकि ये x में क्वेश्चन दे रखा था तब लिमिट ये थी, ये इसकी लिमिट होती है इस वेरिएबल की, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल t हो चुका है, तो इसकी लिमिट आनी चाहिए यहाँ पे, तो लिमिट रख लेना, कैसे रखेंगे, साइन की वैल्यू 0 होगी तो 0, t की वैल्यू भी 1 होगी तो t की वैल्यू 1 होगी, जब साइन की वैल्यू π/2 होगी तो t की वैल्यू 2 होगी, तो लिमिट ये आ जाएगी, फिर इस क्वेश्चन को लिमिट डाल के सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये भी डेफिनेट से है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4, इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। यही है ना क्वेश्चन, हाँ जी बेटा यही है। देखो भाई आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है सिमेट्रिकल लिमिट दिखती हैं, सिमेट्रिकल लिमिट कैसी, सर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, साइन अपोजिट हो, -a to a, सिमेट्रिकल लिमिट, तो सर अंदर वाला फंक्शन चेक करना है, कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं बनना, क्यों, सिमेट्रिकल लिमिट के अंदर ऑड फंक्शन की वैल्यू कितनी 0 होती है, तो सर ऑड फंक्शन क्या होता है, f of x, f of -x इज इक्वल टू -f of x के बराबर हो जाए, तो सर ये ऑड फंक्शन होता है, तो बस आपको ये चेक करना है, x की -x रखेंगे तो पावर 3 है, तो -tan इनवर्स x आएगा, तो मतलब कि -tan QX आएगा, मतलब कि ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट 0। सर ऑड नहीं होता तो क्या होता है, सर लिमिट ब्रेक हो जाती है उस केस में, अगर इवन फंक्शन निकल के आ जाता है, तो सर ये लिमिट ब्रेक हो जाती है और ट्वाइस हो जाता है, और अंदर जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन प्लस x, देन उसको ऐसे करते हैं, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नंबर दिलाएगा अच्छे खासे, मतलब ये चैप्टर इजी होता है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए एक बार, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, dy बाई dx, यहां से कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं इसलिए लिया है, मैंने पहले ही बता चुका हूं फिर भी बता रहा हूं, इज इक्वल टू e की पावर -x, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी है कि इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन, इज इक्वल टू 0, सर इसका यूज कराऊंगा मैं कैसे, तो सर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले dx का पूरी इक्वेशन में dx का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बचेगा dy, यहाँ पे बचेगा y dx, यहाँ पे बचेगा e की पावर -x dx। रुको बेटा ये तो बहुत सिंपल बन रहा है, इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, 3 टाइप की इक्वेशन में से एक टाइप बन रही है, तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, तो भाई कौन सा बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन खत्म हो गया क्वेश्चन, तो जनरल सॉल्यूशन, सर 2 तरीके के जनरल सॉल्यूशन होते हैं, सर यहाँ पे एक फंक्शन होगा 1 मान लेते हैं, यहाँ पे px, इसको कहते हैं px, आप पैटर्न देखिएगा, ये हो गया सर qx, तो सर इस वाली ये जब होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। तो सर ये क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर भी देख लेते हैं। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकता है। e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी मतलब सर ये जो y के साथ लगा हुआ है, तो सर y के साथ 1 लगा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर x, सर यहाँ पे लगा दीजिए e की पावर x इंटू सर q फंक्शन क्या दे रखा सर, ये इसको कहते हैं q फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन को q मानते हैं, इसको p मानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x, सर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा देखिए y इंटू ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ लिएगा, ऐड कर लिएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, ये पावर हो गई, पावर कितना होगा e की पावर 0 मतलब 1, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब बेटा ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया, पर जनरल सॉल्यूशन नहीं, जब ये कंडीशन देता है मतलब कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे देता है तब, तो वो कैसे निकलेगी। तो बेटा ये कह रहा है कि y ऑफ x इज इक्वल टू कुछ होता है, कुछ वैल्यू होती है, तो मतलब ये x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू 0, तो y और x की वैल्यू 0 दे रखी है इस वाले केस में, ठीक है। तो इसमें c की वैल्यू निकालनी होती है, तभी तो पर्टिकुलर बचेगा जब कांस्टेंट हट जाएगा, कांस्टेंट को हटाना है आपको बस, ठीक है। तो c की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रख दी, तो बेटा c की वैल्यू 0 आ गई। अब c की वैल्यू 0 आई, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो c हट जाएगा क्योंकि 0 हो गया, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया ये। अब जिस फॉर्मेट में दे रखा हो ऑप्शन हो सकता है ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर माइनस x, इसको डिवाइड में लेके इसको ऊपर लेके आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा देखते हैं पेन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन लिया है, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, जो जो सिलेबस में मेंशन है सारी आपको पता होनी चाहिए, एक एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको ये आना चाहिए, सिंपल कर्व के लिए दिया हुआ है, उसमें मेंशन है चैप्टर में कि सिंपल कर्व के लिए आपको देखना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ एओडी के ऊपर, मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसलिए इस बार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर करते हैं। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कर्व कौन सा है सर, ये एक कर्व है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इतना, कॉमा एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, एक्स ऐसा पता होना क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, देख लेता हूँ एक बार, हाँ यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब। तो आपको ये पूछा हुआ है, तो बेटा क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो ग्राफ कोई ऐसा होगा, लॉग का ग्राफ, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 यहाँ के बीच होगा, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, पूरा ग्राफ नहीं बना रहा है, ये x एक्सिस होगी, एक तरीके से ये पूरी एरिया पूछ रहा है, तो एक कर्व दे रखा है, एक कर्व में तो सिंपल होता है, हम तो दो कर्व की बात करते हैं, तो आपको एक कर्व दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और दो कर्व वाला मैंने करा रखा है अपनी स्लाइड की वीडियो में, यूपी पहले भी यूपी लीड की वीडियो डिस्कस कर रखी है, स्लाइड की वीडियो में, आईपी लीड की वीडियो में दो कर्व वाला करा रखा है, उसका कांसेप्ट बता रखा है, होमोजेनियस इक्वेशन का कांसेप्ट बता रखा है, देख लेना एक बार, ठीक है भाई साहब। करते हैं, तो देखो भाई, तो क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया बेटा इंटीग्रेशन एरिया को ही दिखाता है, x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, और सर इसकी जगह y में नहीं रखेंगे, x में फंक्शन रखेंगे log x, क्योंकि लिमिट किसकी है सर, x की ही लिमिट है, ठीक है, जिसकी लिमिट उसी का फंक्शन, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है। अब देखो भाई, यहां से मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल था, कंसेप्ट तो आपको पता लग गया, पर आपको log x का इंटीग्रेशन, बहुत बच्चे क्या करते हैं, log x का इंटीग्रेशन 1/x लिख देते हैं, भाई गलत है, इंटीग्रेशन नहीं होता log x से 1/x, आपको क्या करना है, इनको 1 मान के फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के, एक रूल होता है आइलेट, बता रखा है, फिर भी आप एक बार रिकॉल कर लेना आइलेट कैसे लगेगा, इसका आंसर क्या आएगा, अदरवाइज मैंने लॉग का डायरेक्ट याद करने को भी कहा है, तो आपको लॉग का डायरेक्ट पता भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको निकालना आना चाहिए कि ऐसे फंक्शन मानते हैं, और मैंने याद करने के लिए कहा है, याद करने के लिए कहा है x log x माइनस x, ठीक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log x का, लिमिट दे रखी है 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 to 2 पुट कर देते हैं भाई, 2 पुट करी तो आ गया log 2 माइनस 2, और 1 पुट करी तो देखो 1 पुट करके दिखा रहा हूँ, 1 पुट करी तो 1 हो गया, ये log 1 0 होता है, माइनस 1 तो माइनस 1 बचेगा यहाँ से, सॉरी, और एक माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कितना आ गया आंसर, log इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऊपर ले गया पावर को, इसको लिख सकते हैं -1, तो बेटा अब क्वेश्चन में आंसर इतना सा नहीं दे रखा, उसने सॉल्व करा रखा है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं log 4, इसको लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं,
ठीक है, ln e log e कुछ भी लिख लो। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, log 4/e। ये आपका परफेक्ट आंसर है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। 1 को मैंने लिख लिया ln e या फिर log e। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है क्या, हो गए सारे क्वेश्चंस, एक बार देख लेते हैं बेटा। एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, फॉर्मेशन ऑफ, बेटा फॉर्मेशन को मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मेशन के ऊपर। फॉर्मेशन वो वाले जिसके जनरल सॉल्यूशन गिवन हो। कह रहा है व्हाट डज द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू a। और सर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। ए सेट ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर y एक्सिस, ऐसे दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेट ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर x एक्सिस। अगला दे रखा है अ सेट ऑफ इलिप्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं भाई। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dx को सब तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि dx को मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx हट जाएगा। तो y dy प्लस x dx इज इक्वल टू a dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y dy इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले गया तो क्या बचेगा, a माइनस x dx। बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a x, और सर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज है, अगर ऑप्शन से मैच कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करना है। तो बेटा इस बार मैं नीचे देख रहा हूँ 2 2 2, तो मुझे 2 हटाना नहीं बेटाऊंगा, कोई दिक्कत, सी भी ऐड करोगे तो काम चल जाएगा, पर उसको थोड़ा सा फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं कांस्टेंट की जगह c/2 लूंगा, क्योंकि c/2 भी तो एक कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट ऐड करते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा अब मैं इसको इधर सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर माइनस का 2ax, और ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट मान लेंगे, कैपिटल सी मान लेते हैं। ठीक है, प्लस सी मान लेते हैं उसको, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। तो बेटा ये सर्किल की इक्वेशन है। कैसी सर्किल की इक्वेशन है, इसमें y का कोऑर्डिनेट दे ही नहीं रखा, मतलब कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इसके जो सेंटर है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y के कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे y का टर्म नहीं दे रखा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर से, क्या कह रहा है, इफ, अच्छा क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो पूछ रहा है a और b कैसे वेक्टर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा कैसे करना है, आपको पता है क्या होता है, करना जानते हो आप इस क्वेश्चन को, करके बता सकते हो, मैं ही करके बताऊं, टाइम लो। ठीक है, और करके बताना। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो आएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि बेटा कैसे बता सकते हैं कांस्टेंट कि कैसे बता सकते हो आप कि परपेंडिकुलर होगा पैरेलल होगा, उसके एंगल से, दो वेक्टर के बीच का एंगल का एंगल कैसे निकलता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ये हो गया cos थीटा। ठीक है, इधर से क्या आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2ab cos थीटा। तो बेटा ये प्लस माइनस बी भी ये कट गया, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड ए मॉड बी। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0। आप समझो यहाँ पे, अब क्या है बेटा, ये कह रहा है कि इनका ये दो चीजें, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो सर कांस्टेंट तो कभी 0 नहीं हो सकता, दो चीज का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो सर इसको तो 0 करने की फायदा ही नहीं होगा सर, सब कुछ 0 हो जाएगा, वैसे ही बराबर हो जाएंगे। सर cos थीटा को 0 बराबर रख के देखते हैं। तो cos थीटा को 0 रखा, cos थीटा 0 कहां पर होता है, कहां पर होता है, 90 डिग्री पर। तो बेटा 90 डिग्री एंगल आ गया ए और बी वेक्टर के बीच का, तो परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया सॉल्व डिस्कस करने से, अदरवाइज देखते हैं फिर। ये हमने डिस्कस कर दिए हैं, ये भी हमने डिस्कस कर दिए हैं, ये हमने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है भाई, टोटली जितनी हमें चीजें मिली थी हमने डिस्कस कर दी हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पेशेंस रखना है। ठीक है, डेली की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब कंसेप्ट को एक बार देखो, ऐसा नहीं कंसेप्ट के ऊपर लगे पड़े हो, कंसेप्ट को एक बार देखो, डेली उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी,
क्वेश्चंस पे जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ बस, और ज्यादा टफ लेवल के नहीं लगाने। पहली बार सीयूईटी लेटरल एंट्री के लिए हो रहा है तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हर बच्चा कर सके। पेपर में 10 से 20% पेपर हो सकता है टफ हो, 80% पेपर तो इजी होगा, तो आपको उस 80% को पहले पकड़ना है, और जो जिसको अच्छी रैंक चाहिए तो उसको तो 100% करना है बेटा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, यही हमारी और हमारी जीसीसी टीम की आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन।